हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आप सभी का विद्यापीठ में स्वागत है। आज का ये मुद्दा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लाए गए एडीआर के बारे में। आज पूरे भारत में इस बात पे बात चल रही है कि यह एडीआर क्या है, ये एडीआर क्यों लाया गया है, इसमें ऐसा क्या बात है जिसके कारण इसका विरोध इतने ज़ोर शोर पे चल रहा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये एडीआर के बारे में पहले बता देता हूँ। ये एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल है, मतलब ये एक डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए रूल लाया गया है कि किसी के खिलाफ भेदभाव ना हो। तो बात यह है कि क्या इससे पहले ये नहीं थी? तो हाँ थी। यह जो है वर्ष 2012 में भी थी। अब उसी में संशोधन करके 2026 में इसे वापस से लाया गया है। तो भाई पहले से थे तो इसमें क्या दिक्कत है? नया क्यों लाया गया? अगर नया लाया गया तो इसके लिए इतना हंगामा क्यों है? तो सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं 2016 से 2026 में क्या बात था। सॉरी 2012 से 2012 में जो ये था उसमें बोला गया था कि जनरल वर्ग के जो भी लोग हैं, जनरल इंक्लूडिंग ओबीसी, उसके खिलाफ एससी एसटी के लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा, अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे उसके कास्ट की वो होती है। लेकिन वर्तमान में 2026 में जो लाया गया उसमें क्या किया गया है? एससी और एसटी के साथ में एक अन्य वर्ग ओबीसी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है कि अब एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी पर भी अगर इस प्रकार की टिप्पणी होती है तो अब एडीआर के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बात समझ गए? इसमें दिक्कत कहाँ आई? तो दिक्कत की चर्चा मैं आगे करूँगा। अब लोग बोल रहे हैं कि इसमें रीज़न क्या था? क्या यह पॉलिटिकल इशू था या फिर कोई और बात है? इसमें दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के वर्ग हैं जो कि बात कर रहे हैं। यह हमारी नहीं, जैसा कि सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल से बताया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक टाइप के लोग बोल रहे हैं कि इक्वलाइजेशन के लिए किया जा रहा है, दूसरे बोल रहे हैं कि यह फॉर टेकिंग रेवेन्स के रूप में इसको लाया गया है। क्या इसमें क्या है? एक क्या लगा हुआ है भाई? क्यों इक्वलाइजेशन के लिए? तो जनरल वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग जो है उसके खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी के लोग किसी भी अभद्र टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या यही संभव है? बात आती है क्या जनरल वर्ग के लोग ही उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं? क्या वर्तमान में जनरल यानी कि सवर्ण के ऊपर कोई इस टाइप की टिप्पणी नहीं हो रही है? इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कश्मीरी पंडित, अपना जेएनयू में, बीएचयू में बहुत प्रकार के लाइनें लिखी गई, बहुत प्रकार की चीज़ें कही गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जनरल के खिलाफ ही हो रहा है, उनके खिलाफ ही ये लोग बोल रहे हैं। तो इस टाइप में कुछ थोड़ा सा पार्शलिटी देखा जा रहा है कि जनरल को ही गुनहगार पहले से ठहरा के ये रूल बनाया जा रहा है, जो नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। इसका दूसरा पहलू हम बताते हैं। क्या जनरल ओबीसी को नहीं कर रहा है? कर सकता है। ओबीसी, लेकिन क्या ओबीसी जनरल को नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। इसी प्रकार ही सभी एक दूसरे के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। तो क्या इस रूल से इक्वलाइजेशन हो पाएगा? तो बात आती है नहीं। कुछ ऐसा रूल बने जिससे कि सभी लिए समान हो। दूसरे तबके के ऊपर जो टेकिंग रेवेन्स पूछ रहे, क्या यह बदला ले रहे हैं? भाई किस प्रकार का बदला? वो कह रहे हैं पहले के समय में जो जनरल वर्ग के लोग एससी एसटी को मान लीजिए दबाएं या फिर कुछ किए, आज आप उसको मौका दे रहे हैं कि आप उसको दबा के बदला ले लो। ये तो सही नहीं है। ये किसी रूल के लिए, किसी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। और जहाँ तक बात आई ओबीसी को जोड़ने की, तो ऐसा बहुत कम ही केस है जहाँ पे ओबीसी में ऐसे वर्ग हैं जो कि जिसको दबाया गया हो। ओबीसी एक्चुअल में जनरल ही थे, उनको पॉलिटिकल, अगर मान लीजिए कि ओबीसी इसके लायक था, क्या 2012 में जब रूल बनाया गया तो उसको ये नहीं दिखा था? क्या 2012 में ओबीसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा था जो आपने ओबीसी को बाहर रखा?
तो ये सही नहीं था। अगर ओबीसी है तो उसको उस टाइम में देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। क्या इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं हो रहा है? आप लोग डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं कर रहे हो। इसमें अब प्रोसेस क्या क्या है भाई इसका? तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से। कंप्लेंट फाइल होने के 24 घंटा के अंदर आपसे वो कमेटी जो है, एक कमेटी बनाएगी, वो सब आगे बताऊंगा, समता समिति, वो मिलेगी। 14 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, 7 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। और अगर आप उस एक्शन के खिलाफ सहमत नहीं हैं तो आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर जो है सिर्फ एडीआर के अंदर आने वाले ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, इन पे लागू होता है। दिव्यांग, जनरल के लिए कुछ भी नहीं है। क्या जनरल पे गलत टिप्पणी होती है, गलत आरोप लगता है, तो वो क्या करे भाई? वो तो अल्पसंख्यक हो गए। अब बोलेंगे अल्पसंख्यक कैसे, तो वो मैं आगे बताऊंगा। अब जहाँ तक कि टिप्पणी की बात है, आप देखे होंगे जेएनयू वाल पे पोस्टर है, बीएचयू पे पोस्टर है, जम्मू कश्मीर में हिंदू पंडित के खिलाफ बहुत कुछ हुए हैं। अभी आते हैं एडीआर का क्या चेंजिंग है। तो मैंने बताया कि जनरल और ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ कुछ बोलता है तो 2012 में। 2016 में क्या हो गया भाई? तो ओबीसी के खिलाफ भी जनरल बोलेगा। तो लेकिन क्या जनरल के खिलाफ फिर वही बात होती है, कोई नहीं बोलेगा? क्या ओबीसी, एक गलती। दूसरी, क्या 2012 में एससी एसटी के खिलाफ या एसटी एससी के खिलाफ बोलता तो उसके लिए कहाँ क्या रूल है? कोई पता नहीं। क्या वो दोनों आपस में नहीं बोल सकते हैं? एससी में भी बहुत ऐसे कास्ट हैं जो ऊपर नीचे होते होंगे, क्या वो नहीं बोलेंगे? अभी के वर्तमान में अगर ओबीसी एससी के खिलाफ बोलते हैं तो उसका क्या रूल है? एसटी ओबीसी के खिलाफ बोलते हैं तो क्या रूल है? तो इसमें ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी में बहुत सारे ऊंचे वर्ग के हैं, नीचे वर्ग के हैं, वो बोलेंगे तो उसके लिए क्या रूल है? वहाँ भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई रूल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि हम इसके लिए ये रूल ला रहे हैं। अब आते हैं, एक मुद्दा तो समझ गए ओबीसी को इंक्लूड करने का। दूसरा मुद्दा है मेंबर्स ऑफ कमेटी। वो जो समता समिति बनाया जा रहा है उसमें एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग तो रहेगा, लेकिन जनरल की निश्चितता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। या एक प्रोबेबिलिटी रखा गया है कि बहुत सारे उसमें कमेटी में जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हो हैं वो बहुत सारे जनरल हैं। ऐसा 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी तो होगा जहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। क्या वहाँ पे जनरल की प्रतिनिधि के लिए कोई रहेगा? तो आंसर रहता है नहीं। अब आगे बात करते हैं। अब मैंने पहले बोला कि माइनॉरिटी रहेगा, मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सिटी के लिए एक बात आई है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट रिजर्वेशन लेके आते हैं। 50% रिजर्वेशन है, 50% ओपन है। 50% ओपन में भी आज EWS को 10% यानी 50 में से 5 सीट चला गया। फीमेल को बहुत जगह 50% आरक्षण दिया है, 25 सीट चला गया। जनरल के लिए बचा 20%। अब इस 20% जो जनरल के लिए बचा है, इसमें भी ओबीसी आएंगे, एससी आएंगे, एसटी आएंगे के 10 से 15% सवर्ण रहेंगे, और बाकी के 80 से 90% एडीआर के अंदर के लोग रहेंगे। क्या ये 10% माइनॉरिटी है, इसके ऊपर 80 से 90% डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है? क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी रूल सही में यहाँ पे सही सिद्ध हो रहा है? आप जिस सवर्ण के खिलाफ एससी एसटी को बचाना चाह रहे हैं, वो खुद यहाँ पे आपके रूल के अकॉर्डिंग वो हो गया माइनॉरिटी। अगर कोई 10% में से सवर्ण ऊपर जा रहा होता है तो एग्ज़ाम से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले उसके ऊपर ये लगा दिया गया, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उसके ऊपर ये रूल लगा, ये एलिगेशन लगा दिया गया। अब तो बेचारे वो रिपोर्ट में, वर्किंग में, इसमें उलझे रहेंगे। कहाँ गया उसका एग्ज़ाम, कहाँ गया उसका जीवन? आपने इसके लिए कोई भी कुछ नहीं किया है। तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा समझ के, थोड़ा सा अलग अलग एस्पेक्ट पे देख के, ध्यान दे के बनाने की ज़रूरत है। अब बात आई कि ये बात कहाँ ख़त्म होगी, तो मेरा एक कहना है, वाई कास्ट बेस्ड रूल इज़ राइट। क्या यह सही है? क्यों यह सही है कास्ट बेस्ड रूल? क्या कास्ट करके आप कास्ट को ख़त्म कर सकते हैं? आप इस टाइप के जितना रूल लाएंगे वो कास्ट और ज़्यादा बात बनाएगी, और ज़्यादा कास्ट आएगा, कास्टिसिज्म आएगा। वो कास्ट पहले हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, अभी कास्ट में आपस में लोग लड़ेंगे। पहले 2 को संभालना मुश्किल था, अभी आप 50 पैदा कर लेंगे।
कुछ ऐसा चीज़ कीजिए जिससे कि कास्ट ही ख़त्म हो, कास्ट का पूरा मुद्दा ही ख़त्म हो। बहुत सारे देश ऐसे हैं डेवलप्ड नेशन जो कि कास्ट कुछ है ही नहीं, वहाँ पे सीधे हैं कि आपके पास में सबल हैं, आप दुर्बल हैं। अगर आप दुर्बल रहें तो आपको उठाया जाएगा सबल के बराबर लाने के लिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा सबल हैं और ओबीसी से आते हैं तो आपको और उठाया जाएगा। क्या एससी एसटी में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि बहुत सबल हैं? क्या जनरल में ऐसा लोग नहीं है जो बहुत दुर्बल है? तो क्या उस जनरल में कोई आदमी पैदा ले लिया उसका मतलब वो दुर्बल ही रहेगा? ये कहाँ का न्याय है? इस पे सोचने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे समाज सुधारक की बात सुनी, उसके अनुसार मुझे जो इक्वलाइजेशन के लिए कुछ वो आया मैं बता रहा हूँ। सभी कास्ट के लिए रूल होना चाहिए। अगर जनरल के खिलाफ़ कोई ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ़ कोई एसटी ओबीसी जनरल, एससी के खिलाफ़ कोई एसटी ओबीसी जनरल, ओबीसी के खिलाफ़ कोई एससी एसटी या जनरल टिप्पणी करती है, अभद्र व्यवहार करता है तो उसके लिए सेम व्यवस्था होनी चाहिए। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कास्ट को बेस मत बनाइए। दूसरा, अगर इसको आपको कास्ट को ख़त्म करना तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कीजिए, उसका टाइटल हटाइए। अगर आप इस टाइटल को हटा देते हैं, सिर्फ नाम रहेगा, उसके साथ में आप कोई कोड दे दीजिए, रोल नंबर दे दीजिए, जैसे कि आर्मी में पुलिस में दिया जाता है एक नंबर, वो सीरियल नंबर नाम के साथ दे दीजिए। तीसरा, अगर आपको रूल ही लाना है, इसी टाइप का रूल लाना है तो जनरल को शामिल कीजिए, सभी के लिए सामान लाइए। उसके बाद कंपलसरी बेसिस पे, नोट ऑन प्रोबेबिलिटी, सभी कास्ट के लोगों को मेंबर कमिटी मेंबर बनाइए। नेक्स्ट, रिवर्स एक्शन रूल, अगर कोई ब्लेम करता है और वो फॉल्स कंप्लेंट करता है, ये पाया जाता है तो उसके ऊपर रिवर्स एक्शन रूल लाइए ताकि कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ ना करे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, आप सभी का कमेंट स्वागत योग्य है। धन्यवाद। और कृपया करके इसको कास्ट बेस्ड वीडियो ना बनाएं, एक सुझाव है। थैंक यू, धन्यवाद।